हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था कि हिमालयास कैसे फॉर्म हुए। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे द कोल्ड डिजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। जब भी हम डिजर्ट का नाम सुनते हैं या रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में जो एक कल्पना आती है या जो एक छवि उभरती है वो ठीक ऐसी होती है जैसे कि कोई एक रेतीला स्थान जो बहुत दूर तक जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत हो और वो हिस्सा एकदम गर्म हो। लेकिन वो जो इमेज है, वो जो परसेप्शन है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेजर्ट केवल गर्म नहीं होते, डेजर्ट ठंडे भी होते हैं। इसके इसे भी हम मैपिंग के थ्रू एक क्लास में मैं बता दूंगा कि कौन से कोल्ड डिजर्ट हैं और कौन से हॉट डिजर्ट हैं। तो जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है इसका नाम है मूनलैंड, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में स्थित है और इसे हम मूनलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये कोल्ड डिजर्ट भी पाए जाते हैं, उनमें से एक हमारा इंडिया में है। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी कोल्ड डिजर्ट भी है और हॉट डिजर्ट भी है। तो ये जो लद्दाख में है ये कोल्ड डिजर्ट है, जहां पर ठंडियों में लगभग टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने यही बात कही कि जब भी हम डिजर्ट का नाम लेते हैं हमको ऐसा लगता है कि कोई गर्म स्थान होगा या कोई गर्म जगह होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक है। ये कोल्ड डिजर्ट है और लद्दाख में पाया जाता है और इसे मूनलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो लैंडस्केप है वो काफी रग्ड है और यहाँ पर रॉकी टेरेन पाए जाते हैं। जैसा कि लोग इमेजिन करते हैं कि एक रेतीला इलाका होगा जो काफी दूर तक होगा और काफी गर्मी होगी, लेकिन उससे विपरीत यहाँ पर पहाड़ जैसी स्थिति है। और उसके अलावा ये जो है ये रॉकी टेरेन है, इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री के आसपास जाता है ठंडियों में। साथ ही यहाँ पर वैलीज पाई जाती हैं और लेक्स भी पाए जाते हैं, जैसे पेंगोंग सो। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था इससे पहले मैपिंग में मैंने दिखाया था कि पेंगोंग सो की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। इसके अलावा साथ में जो डीप वैलीज का मतलब है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि यू वैली और वी वैली कब फॉर्म होती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जब यहाँ से यहाँ की बात है तो ये ऐसे वैलीज होती हैं। जो यहाँ का टेरेन है ये लगभग चंद्रमा की तरह दिखता है, जो चंद्रमा का सरफेस है उसकी तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे मूनलैंड भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं। उसका मेन रीजन है जो कि हमने हिमालय के फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब इंडिया वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से यूरेशिया से टकरा गया था तो यूरेशिया से टकराने की वजह से फोल्डेड माउंटेन्स बने थे। फोल्डेड माउंटेन्स बताया था कि जब दो तरफ से प्रेशर होगा तो उसका एक हिस्सा ऊपर उड़ जाएगा, उसी को फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। साथ ही जो ये फोल्डेड पोर्शन है वो पहले ओशन का हिस्सा था। ये वाला जो हिस्सा है ये फोल्डेड पोर्शन पहले एक समुद्र का हिस्सा था, इसीलिए जो इस इलाके की जितनी भी जो यहाँ का क्या कहते हैं फॉर्मेशन है, जो यहाँ का लैंड है, जो यहाँ का ऊपरी सरफेस है वो बेसिकली सैंड और क्ले से बना है। क्योंकि यहाँ पर समय के साथ विंड ने और रेन ने इसको इरोड कर दिया है, मतलब इसको हर तरफ से छांट दिया है। अगर कोई ऊंचा हिस्सा है, मान लीजिए एक पर्वत ऐसा है और उसमें हवा तेज चल रही है, तो हवा के तेज चलने की वजह से उसमें साइड से लगातार कटान की स्थिति होगी। कोई चीज ऐसे है और हवा यहाँ से टकरा रही है, हवा अपने साथ छोटे छोटे कण लेकर आती है, उसकी वजह से जब लगातार घर्षण होगा, जब लगातार घिसाव होगा तो उससे इस पर असर पड़ेगा। ठीक है।
और इसीलिए धीरे धीरे इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो नीचे है ये पेंगोंग सो लद्दाख की लेक है, और यहाँ पर जो पानी है वो खारा है। अब बात ये आएगी कि जो जहाँ पर समुद्र होता है वहीं पर पानी खारा होता है, लेकिन इस इलाके में जहाँ लद्दाख है, जहाँ ग्लेशियर से मीठा पानी है, वहाँ पर ये पानी खारा क्यों है? तो इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ये जो इस हिस्से में जो इन पहाड़ों में जो मिनरल्स हैं उसके सॉल्टीनेस की वजह से ये पानी खारा पाया जाता है। माउंटेन एरिया से होते हुए जो पानी नीचे जाता है उसकी वजह से वहाँ का पानी जो लेक है वो खारा है। ये याक्स है जो कि हिमालय एरिया में पाए जाते हैं। इनसे ऊन भी लिया जाता है, इनसे मीट भी लिया जाता है, और इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो लोग इन्हें अपने पर्पस के लिए याक को हिमालय में पालते हैं। यहाँ पर हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी बहुत सी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। मतलब यहाँ की सर्वाइवल कंडीशंस टफ है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो इस सर्टेन प्लेस में रहते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं वाइल्ड लाइफ, यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड्स। ये फर कितना है, स्नो लेपर्ड्स की जो स्किन है वो स्नो से एडॉप्टेबिलिटी के लिए उस तरह से बनी हुई है कि वो इजीली उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेती है और ये वहाँ पर रहते हैं। तो जो तेंदुए हैं नॉर्मल, जो बर्फीले भाग के तेंदुए हैं, वो मैदानी भाग के तेंदुओं से अलग होते हैं। उनकी जैविक संरचना या उनका जो जेनेटिक्स है वो डिफरेंट होता है एज पर कंपैरिजन टू डिफरेंट काइंड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये है आइबेक्स, और यहाँ पर तिब्बतियन एंटेलोप्स भी पाए जाते हैं। जो लद्दाख के लोग हैं, जो लद्दाखी लोग हैं, वो हमेशा एक सिंपल जीवन, एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके आसपास मोनेस्ट्रीज पाई जाती है, तो ये एक सैक्रेड प्लेस कह सकते हैं। यहाँ की ज़्यादातर जो भी लोग होंगे वो या तो कोई स्पिरिचुअल सीकर होंगे या फिर कोई संत टाइप का व्यक्ति होगा। यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसे हम लोसर या हेमिस फेस्टिवल कहते हैं, जो इस इलाके में मनाया जाता है, जो वहाँ का रीजनल फेस्टिवल है। इसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे, वो टॉपिक है द गैंगेटिक प्लेन्स। अब तक हम डिजर्ट पढ़ रहे थे, कोल्ड डिजर्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे गंगा के मैदान। पहले भी मैंने बताया था, हिमालय से होते हुए जो ग्लेशियर्स पिघलकर जब नीचे के हिस्से में नदियां आती हैं तो वहां पर फिर मैदानी भागों का निर्माण होता है। इसीलिए बात किया है गैंगेटिक प्लेन्स कि गंगा के नीचे की तरफ आने से जो मैदान बनता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। हिमालय से साउथ वार्ड्स जाने पे, मतलब हिमालय से निचले हिस्से की तरफ आने पर हम जिस वॉस्ट और फर्टाइल हिस्से में पहुंचते हैं वो गैंगेटिक प्लेन है। ऑब्वियस सी बात है, जब नदी किसी हिस्से को एक प्लेन में कन्वर्ट करेगी तो वो जो इलाका होगा वो अपने आप काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो जो हिमालय के साउथवर्ड्स बना हुआ गैंगेटिक प्लेन है वो काफ़ी फर्टाइल है और वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है और ये जो इलाका है वो काफ़ी डेंस है। हमेशा से ये जो पार्ट है ये हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। और यहाँ पर केवल गैंगेटिक प्लेन नहीं है, और भी नदियों का संगम इस क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये तीन मेन रिवर्स हैं, या ये तीन रिवर सिस्टम हैं जो एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से यहाँ के सॉइल को इनरिच करती हैं और साथ में एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि इन नदियों के बहने से, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बहने से जब जो इलाका है वो पूरी तरह फर्टाइल होता है, और जब मृदा में परिवर्तन होता है, सॉइल जब कन्वर्ट होती है,
तो ऑब्वियसली वो लैंड काफ़ी फर्टाइल होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ संस्कृति का विकास होता है, नदियों के किनारे ही कुंभ मेले लगते हैं और इसके अलावा जितने भी धार्मिक कृत्य हैं या कार्य हैं वो सब इससे जुड़े होते हैं। साथ ही रिवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का सोर्स है। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी देखा था कि टरबाइन के माध्यम से भी बनाते हैं। और जब मैदानी इलाका होता है तो मैदानी इलाके में बांध बनाकर या ऊंचाई से पानी को गिराकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, जिससे रीजनल लेवल पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई मिल पाती है। इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ये जो पहली इमेज है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है कि एज अ इनपुट जो भी है वो मशीन्स को यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा है एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट। इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। मल्टी क्रॉपिंग क्यों किया जाता है? एक ही जमीन है, अगर आप उसमें साल भर में केवल एक ही फसल बोएंगे या उगाएंगे तो उससे जो आपका बेनिफिट है वो काफ़ी कम होगा। तो इसीलिए आपकी जो क्रॉप साइकिल है कोशिश ये होती है कि साल में लगभग 3 बार अलग अलग समय पे उसी एक एग्रीकल्चरल लैंड को डिफरेंट टाइम में यूटिलाइज किया जाता है, इसीलिए इसे मल्टी क्रॉपिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे रूरल वुमेन हैं जो कि वेस्ट बंगाल में काम कर रही हैं। ठीक उसी के साथ साथ जो भी प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अगर हिली एरिया है, हिली रीजन है, तो वहाँ पर रोड को बनाना ही एक चैलेंजिंग काम है। जबकि इसके पूरी तरह से विपरीत स्थिति में जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर बहुत इजी है रोड को बनाना और एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को डेवलप करना, जिससे आसानी से व्यक्ति हो या व्यापार हो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर आया जाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा रोड के साथ साथ रेलवे नेटवर्क भी फैसिलिटेट करता है लोगों के मूवमेंट और गुड्स के मूवमेंट को, ताकि वो लंबी दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकें, जिससे कि फायदा अधिक से अधिक हो सके। टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि जो ये रूट हैं, चाहे वो गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा हो, ये आज से यूटिलाइज होने वाले रूट नहीं हैं। पुराने समय से, राजाओं के समय से इसको ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए इस रूट को यूटिलाइज किया जाता रहा है। ये आपका रेलवे ट्रैक है और ये आपका वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका शिप है। अधिकांश जो नदियां हैं वो भगवान के नाम पर रखी जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, इन सब को। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि जब भोले बाबा बैठे हुए हैं तो उनकी जटाओं से नदी निकल रही है। तो कहने का मतलब है कि इनका धार्मिक महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। और जो ब्रह्मपुत्रा नाम है इसका मतलब है सन ऑफ ब्रह्मा, मतलब जो ब्रह्मा भगवान है, जो क्रिएटर हैं इस यूनिवर्स के, उनके द्वारा, मतलब उनका जो बेटा है उसके नाम पर ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है। और हैरानी की बात यह है कि जब गर्मी आती है तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि ग्लेशियर से पानी पिघलकर नीचे के हिस्से में पहुंचने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज बढ़ेगा। प्लेन में ये कंसंट्रेशन ऑफ लाइट्स है। ये जो मैप है ये सैटेलाइट इमेज है गैंगेटिक प्लेन का। अब सवाल ये उठता है कि आप कहीं कहीं देखेंगे कि वाइट लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इन वाइट लाइट्स के ज़्यादा होने का क्या रीज़न है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस इलाके में जो डेंसिटी है
वो काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे भी आपको वाइट लाइट का कंसंट्रेशन दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस एक रीजन में, उस स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, जिसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से सैटेलाइट से लाइट ऐसी दिख रही है। ये है नॉर्दर्न प्लेन का ग्रे लंगूर, जो कि एक वुडन बीम में बैठा है। ये नेशनल पार्क बांधवगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। जो दूसरी फोटो है वो टाइगर की है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, जिससे कि इनकी जो लगातार होने वाली पॉपुलेशन जो कि कम होती जा रही है, शिकार की वजह से, बीमारियों की वजह से, या फिर किसी और रीज़न से जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको रोकने के लिए कि वो अपने आप कम ना हो, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। ये आपका घड़ियाल है, जो कि आराम से मस्ती से नदी के बाहर धूप लेते हुए सो रहा है या आराम फरमा रहा है। पहले गंगा नदी में भी वाइट डॉल्फिन भी पाई जाती थी और बड़ी मात्रा में घड़ियाल भी देखने को मिलते थे, पर ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। ये लगभग 2.5 से 4.5 मीटर लंबा है और ये भी लगभग लुप्त होने की स्थिति में है, इसीलिए इनको मारना या इनका शिकार करना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। ये पीकॉक एंड पीहेन है, जो कि हमारी नेशनल बर्ड है। अक्सर ये आपको खेतों में या कहीं भी जहाँ जंगल जैसी स्थिति है वहाँ देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और थार डिजर्ट, जिसकी कल्पना हम बात कर रहे थे। हमने जो पहले बात किया वो लद्दाख का कोल्ड डिजर्ट था, मूनलैंड। अब ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये थार डिजर्ट है। ये इंडिया के वेस्टवर्ड लोकेशन में है, और इससे पहले जिस कोल्ड डिजर्ट की बात की वो नॉर्दर्न इंडिया में है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा ये वेस्टवर्ड में है, वो ठंडा रेगिस्तान है और ये गर्म रेगिस्तान है, दोनों में ये अंतर है। वहाँ पर पहाड़ जैसी स्थिति है, मतलब चट्टान पाई जाती है, और यहाँ पर रेत पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब है हवा चलने की वजह से इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। ये जो आपको आकृति दिख रही है, जब हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है तो वो अपने साथ रेत के जो कण हैं उन्हें लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये हमारे वेस्टवर्ड में है, जिसे हम थार डिजर्ट कहते हैं। ये है जैसलमेर का गोल्डन सिटी, जो कि थार डिजर्ट के बीचों बीच है। इसको आराम से देख लीजिए, ये जैसलमेर का गोल्डन सिटी है, जो थार डिजर्ट के बीचों बीच सिचुएटेड है। और जो जैसलमेर फोर्ट है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। विश्व की ऐसी विरासत सूची या ऐसी धरोहर जिन्हें संरक्षण की जरूरत है, ये उनमें शामिल किया गया है। मतलब इनको सेफ रखना है, खराब नहीं करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी या इस विरासत को देख सके। हमने सैंड ड्यून्स की बात की थी, तो जो सैंड ड्यून्स हैं वो कैसे बनते हैं, सवाल ये है। तो जब हवा एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करती है, भाई हवा हमेशा ऐसे चलती है, दिखती तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हवा चलते हुए महसूस आप कर सकते हैं। तो जो हवा चलती है वो इनके शेप्स को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने ऐसे, एग्जाम्पल के लिए आप नमक ले लीजिए और अपने बेंच के ऊपर नमक को रख लीजिए और उसको एक तरफ से फूंकना शुरू करिए। जब आप फूंकेंगे तो देखेंगे वो अल्टीमेटली आगे जाकर बिखर रहा है, और लगातार आप उसको फूंकते रहेंगे तो यहाँ पर अगर एक ऊंचा टीला है तो उसके बगल में उससे बराबर या उससे बड़ा टीला बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जब फूंकेंगे तो उसकी एयर प्रेशर ज़्यादा होगी, एयर प्रेशर से दूसरे हिस्से में वो शिफ्ट होगा। तो सैंड ड्यून्स में भी कुछ ऐसी स्थिति होती है। रेगिस्तान में एक तरफ से दूसरी तरफ को बालू के जो कण हैं वो उड़ते हैं। कई बार ये 150 मीटर की हाइट तक भी पाए जाते हैं। जो थार है
उस इलाके में ये लगभग अगर बात किया जाए तो ये इंडिया में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक भी फैले हुए हैं। मतलब इनका जो फैलाव है, जो इनका विस्तार है, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान के इलाके में है। और ये एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्श कंडीशंस होने की वजह से ये ह्यूमन और एनिमल्स के जो मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। साथ ही दिन के हाई डे टाइम टेम्परेचर और रात में कोल्ड नाइट्स की वजह से भी यहाँ पानी नहीं मिलता है। जो इस इलाके में जनसंख्या कम पाए जाने की जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो रेत होती है वो दिन के समय पूरी तरह से गर्म हो जाती है और जब रात होती है तो बुरी तरह से ठंडी हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर का कन्वर्जन है इसकी वजह से लैक ऑफ वाटर रहता है हमेशा वहाँ पर। दूसरा ये है कि सुबह वहाँ पे हो सकता है 50 डिग्री का टेम्परेचर चला जाए और रात होते होते वो पलट के 10-15 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए। तो ये जो टेम्परेचर शिफ्ट है इससे एडॉप्टेबिलिटी भी कठिन होती है। इसके अलावा रात में जब रेत ठंडी होना शुरू होती है तो टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिरता है और दिन में जब रेत गर्म होती है तो टेम्परेचर पीक पे जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन के रहने लायक कंडीशंस नहीं हो पाती, ना ही ह्यूमन के ना ही एनिमल के। इसके अलावा यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि ना तो ह्यूमन ना ही एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग और लाइफस्टाइल को पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। ये एक विमेन है जिसने कैमल को पकड़ रखा है और ये पुष्कर मेले में है। पुष्कर मेला आपको बता दूं वो जानवरों का मेला है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो जानवर खरीदते हैं। तो ये महिला जो है ऊँट को या तो बेचने जा रही हैं या तो खरीदने के लिए जा रही हैं, जो कि पुष्कर में लगता है। ये कंडीशन है। महिलाओं को कई बार पानी लेने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है अपने सिर पर मटकी को रखकर। ऑब्वियस सी बात है, पानी आपको पीने के लिए चाहिए, खुद को साफ रखने के लिए चाहिए, जो खाना आप खाएंगे खाना बनाने के लिए चाहिए, खाने से निकले हुए बर्तन धोने के लिए चाहिए, और हर एक छोटे छोटे काम के लिए जिन भी चीज़ों के लिए आपको पानी चाहिए, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर भी आपको 5 से 10 लीटर पर हेड तो लगेगा ही। और ऐसे में जब पानी ना हो तो घर की महिलाएं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जाती हैं घर से दूर और पानी लेकर आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को वेस्ट ना करें। जब हमको अर्बन एरियाज में या शहरों में जब पानी नल में पानी मिलता है तो हम उसको वेटेज नहीं करते या हम उसको वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पानी के लिए कई किलोमीटर दूर की यात्रा करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हैमलेट कहते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है कि आसपास के एरिया में जब बारिश होगी वो पानी कलेक्ट होकर इसमें चला जाएगा और जब वो यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से पानी पीने के लिए निकाल लिया जाएगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों को कई किलोमीटर की यात्रा सिर्फ इसीलिए करना पड़ता है कि उनके पास पीने के लिए और बर्तन को धोने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होता है। इसके अलावा वहाँ पर ऐसा ट्रेडिशन देखा जाता है कि वहाँ की महिलाएं बर्तनों को धोने के लिए राख का या बालू का भी प्रयोग करती हैं। जब तक कि वो साफ ना हो जाए वो उसे बालू से मांजती रहती हैं या रगड़ते रहती हैं लगातार। साथ ही कोशिश ये किया जाता है कि यहाँ के पानी को रीयूज करके डिफरेंट पर्पस में लिया जा सके। जैसे यहाँ पर जो भी पानी हम वेस्ट करते हैं उसको वेस्ट के नाम पे अलग कर देते हैं। वहाँ कोशिश होती है कि जो पानी यूटिलाइज हो चुका है
उसे पेड़ पौधों में डाल दिया जाए जिससे कि वो दोबारा भी रीयूज हो जाए। तो पानी की स्कैर्सिटी से की वजह से प्रयास किया जाता है कि कोई भी ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि पानी का ऑप्टिमम या बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। इसलिए जब भी आप अगली बार पानी चलता हुआ छोड़ दें तो याद रखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक बेयर मिनिमम नेसेसिटीज के लिए भी पानी नहीं मिलता है। राजस्थान फेमस है अपने वाटर कंजर्वेशन मेथड से, जो कि वो रीजनली या खुद ही अपने आप से उसका आविष्कार करता है, ठीक है, जिसे हम टाँका या कुंड्स भी कहते हैं। ये वाटर कलेक्शन का सिस्टम है जिससे कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और पानी को पीने के लिए जिससे कि हम यूटिलाइज कर सकें। अगला टॉपिक है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आपको मैप में दिखा दिया जाएगा। जो अरावली हिल है वो अब तक का सबसे पुराना माउंटेन रीजन कहा जाता है। द अरावलीज आर एमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। लगभग इसका जो एज है उसे कहा जाता है कि ये 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी पीक हैं, रिजेस हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर माउंट आबू पाया जाता है जो लगभग 1700 मीटर हाइट है, और इसकी जितनी भी जो छोटी छोटी पहाड़ियों के हिस्से हैं वो सब के सब 300 से 900 मीटर ऊंचे हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो एक तरफ अरावली को शो कर रहा है, और ये हिस्सा जो है स्पेस से देखे जाने पर ऐसे दिखता है। और अरावली के बाद ही थार डेजर्ट शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो हम इजीली देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ये चैप्टर उसी नाम पर है कि एक तरफ आप देख रहे हैं अरावली है जहाँ पर पूरी तरह हरी भरी वनस्पतियाँ हैं, पहाड़ी इलाका है, जबकि आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका पाया जाता है, ठीक है। और वो स्पेस से लिया गया चित्र है। मतलब 4 घंटे की यात्रा अगर आप करें तो आप थार में होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ आप अरावली में होंगे। एक तरफ सब कुछ हरा भरा है, दूसरी तरफ पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका है। अरावली का जो हिस्सा है वो इंडिया के क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है। ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, आप देख सकते हैं, जो कि अरावली से सराउंडेड है पूरी तरह से। और ये जो जितने भी दुर्ग या किले बनाए जाते थे वो एनिमी से खुद को सेफ रखने के लिए बनाए जाते थे। ये जो एरिया है आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग या मार्किंग की गई है ताकि सामने से आने वाले पर्सन से या जो भी एनिमीज से उनसे खुद को सेफ रखा जा सके। ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। साथ ही हमारी ज्योग्राफी को शेप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है जिसे हम अरावली कहते हैं। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है और ये थार डिजर्ट को आगे एक्सपैंड नहीं होने दे रहा है। अब यहाँ थोड़ा ठीक से समझिएगा कि जो रेगिस्तान है उसकी फितरत होती है या वो एक ऐसी नेचुरल आपका जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कि वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। अगर पूरी तरह से रेत है तो वो हवा के साथ धीरे 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 आगे बढ़ेगा और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो अरावली है वो उसके एक्सपेंशन को रोकने का काम भी कर रही है, तो एक तरह का नेचुरल बैरियर है। इसके अलावा जो अरावलीज है वो मिनरल्स के लिए लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर जैसी चीज़ें भी यहाँ पर माइनिंग से मिलती है। यहाँ कई सेंचुरीज से लगातार माइनिंग की जा रही है और ये सारे मिनरल्स जिसमें
मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर शामिल है। इन सब को वहां से लगातार निकाला जा रहा है और डिफरेंट मेथड्स में यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पुरानी जो माइन है उसका नाम है जावर, जो कि लगभग 8th सेंचुरी से यहाँ पर है और इंडिया सबसे पहले उन लोगों में से थे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जिन्होंने एक्सट्रैक्शन का जो मेथड था, जिंक को निकालने का जो सबसे कठिन प्रोसेस था, उसको इंडियंस ने बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया था इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड। साथ ही चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर भी यहाँ पर लोकेटेड हैं। मतलब हिस्टोरिक फोर्ट्स की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर इसी एरिया में अरावली में लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे अगर अरावली की बात करें तो ये एक तरफ से रेगिस्तान को फैलने से रोक रहा है पूरी तरह से, नहीं तो रेगिस्तान ईस्टवर्ड में अपने आप डेवलप हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ग्रेनाइट, जिंक, मार्बल और कॉपर जैसे भी जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत पहले से जिंक को एक्सट्रैक्ट करने की जो मेथड है वो डिस्कवर कर लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुंभलगढ़, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ जैसे फोर्ट भी लोकेटेड हैं। तो अरावली में केवल इतनी ही चीज़ें आपको दी गई हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम आगे पेनिनसुलर प्लेटू से कवर करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैक्स टू मैक्स केवल एक क्लास और लगेगी और उस आपका पूरा ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।